गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और चैप्टर नंबर 2 में आपने लगभग सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। इससे पिछले बार वाले वीडियो में आपने जो वर्क था या फिर आप बोलें कि एनर्जी डेंसिटी थी या एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम आपने पढ़ लिया था। अब आज का जो आपका टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। तो देखिए सोप बबल को जैसे ही चार्ज देंगे तो चार्ज देने से होगा क्या वो आपको बताता हूँ। देखो, इससे पिछली बार वाले वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरह की शेप को जब चार्ज देंगे तो चार्ज देने से होता क्या है कि ये जो है वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के साथ साथ ही इसमें जो इसका रेडियस है वो भी इसके साथ ही इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखिए ये इंक्रीमेंट हुआ क्यों? ये इंक्रीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर चार्ज दिया, इस बॉडी को आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब इसी तरह का पॉइंट आपको 11th क्लास में पढ़ाया हुआ था एक बार कि ये जो सोप बबल है इसके अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है, दोनों एयर का जो प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस होता है और उस प्रेशर डिफरेंस को आप एक्सेस प्रेशर बोलते हैं और एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है PAX = 4T/R। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए PAX एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला निकल गया है 4T/R, जो किसके लिए है, एयर के प्रेशर का डिफरेंस है। अब जैसे ही आपने इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, तो चार्ज करने के बाद क्या होगा सॉरी, कि जो चार्ज Q है उसके लिए भी यहाँ पर प्रेशर आएगा। उसका फॉर्मूला आपने पिछले लेक्चर में देखा था, σ²/2ε0 होता है, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो तरह के प्रेशर हैं, एक तो एक्सेस प्रेशर है, एक प्रेशर ड्यू टू चार्जिंग है। अब ध्यान दें कि जो टोटल प्रेशर होगा वो कौन सा, टोटल प्रेशर ये वाला जो एयर प्रेशर है और एक PQ है, ये दोनों ऐड होके इसके इक्वल हो जाएंगे। तो P + σ²/2ε0 हो जाएगा 4T/R। ये फॉर्मूला निकलेगा सोप बबल के लिए, जो टोटल प्रेशर का रिजल्टेंट है ये। अब यहाँ से आप प्रेशर देखें तो वो हो जाएगा 4T/R - σ²/2ε0। ये देखो प्रेशर डिफरेंस हो गया यहाँ से। अब अगर ऐसा हो कि प्रेशर डिफरेंस 0 हो जाए या आप बोलें कि इक्विलिब्रियम की स्टेट आए, तो यहाँ पर इस स्टेट पे क्या होगा, P की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 = निकलेगा 4T/R - σ²/2ε0, या फिर आप इधर ले आएँ तो 4T/R = σ²/2ε0। इस फॉर्मूले से आप T, R और सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले T अगर निकालना हो तो T = आएगा σ²/8ε0 R। अगर आपको सिग्मा स्क्वायर पूछे तो σ² होगा 8T/0/R और सिग्मा हो जाएगा 8T/0/R का रूट। इसी तरह से मान लीजिए आपको रेडियस पूछ लिया जाए तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा 8T/0/σ²। और अगर आपको चार्ज पूछे कि सोप बबल पर चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, तो इसके लिए देखिए जो ये सिग्मा है, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट सरफेस एरिया, कि पर यूनिट सरफेस एरिया पर कितना चार्ज है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा का Q/A एरिया।
Q अपॉन 4πr²। यहाँ से अगर ये सिग्मा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें तो Q अपॉन 4πr² इक्वल्स टू हो जाएगा √8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल्स टू होगा 4πr² √8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। ये r² जो है वो रूट में चला जाएगा तो Q इक्वल्स टू आएगा 4π√8t एप्सिलॉन नॉट r पावर 4 अपॉन r पावर 3 बच जाएगा। तो Q की वैल्यू निकलेगी 4π√8t एप्सिलॉन नॉट r³। ये है चार्ज सोप बबल का। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले हैं आपके सामने जो सोप बबल के लिए आए। इसमें देखिए इसी फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, तो देखिए वो कैसे होंगे। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर है 2.17। इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है ये, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में आपको पूछा क्या है कि एक सोप बबल है और सोप बबल पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दी हुई है 2.96 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर और टेंशन दिया हुआ है सरफेस टेंशन 4 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। तो आपको रेडियस फाइंड करनी है जब एक्सिस प्रेशर हो जाए 0। तो ध्यान दें, किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। आपको दो चीज़ें गिवन, आपको पूछा तो है रेडियस, इसके लिए सिग्मा गिवन है और टी गिवन है। सिग्मा है 2.96 × 10⁻⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। देखिए माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ था, माइक्रो को मैंने चेंज कर दिया है 10⁻⁻⁶ में, और ये है बच्चों 4 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। अब आपको पूछा है रेडियस, तो देखिए बच्चों रेडियस का फॉर्मूला आपके सामने है 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएं, तो 8 × t की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 अपॉन सिग्मा का स्क्वायर करेंगे तो 2.96 × 10⁻⁻6 एंड 2.96 × 10⁻⁻6। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह के से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इस पॉइंट से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखिए चैप्टर आपका इसी टॉपिक के साथ में पूरा हो जाता है। अब आपको देखो इसके सारे एग्जाम्पल्स बच्चों सॉल्व करके देखने हैं और जो भी क्वेश्चंस इसके दिए हुए हैं चैप्टर के एंड में, वो चाहे मल्टीपल चॉइसेस के हों, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हों, शॉर्ट आंसर टाइप हों, न्यूमेरिकल हों, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने हैं। अगर आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं। वैसे तो आपको अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आया हो। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं या फिर आप व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना हुआ है अपने स्कूल का, उस ग्रुप में मैसेज करें तो आपका जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा वहाँ पे। अब देखिए इसके साथ ही अपन कुछ बुक के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। और मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ होती है, आपको ये पूछा है। तो देखिए आपको स्फीयर पढ़ाया था और स्फीयर के लिए 3 पॉइंट थे, एक तो स्फेरिकल शेल था, एक कंडक्टिंग स्फीयर था, एक नॉन कंडक्टिंग था। तो तीनों सिचुएशन आपको पढ़ाई थी और तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि आपको सरफेस एरिया के बाहर इंटेंसिटी, सरफेस पर इंटेंसिटी बिल्कुल इक्वल आ रही थी। अगर कहीं चेंज आ रहा था तो वो अंदर की तरफ आ रहा था। और आपने ये देखा था
कि जो सरफेस पर इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑन सरफेस। तो सरफेस पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे वो शेल हो, सब के लिए ये सिचुएशन लागू होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था बच्चों हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक 0.2 मीटर साइड का क्यूब है और इसके सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो आपको हर साइड से जो आउटगोइंग फ्लक्स है उसकी वैल्यू पूछिए। तो देखिए पूछा क्या है आपको, ये क्यूब है, क्यूब का साइड गिवन है और सेंटर पर चार्ज रखा है क्यूब, और आपको ये पूछा है कि हर फ्लक्स से, हर साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा, आउटगोइंग फ्लक्स। तो देखिए जो क्यूब आपका होता है उसमें 6 जो साइड होती हैं, तो फाइनली जो वैल्यू होती है फ्लक्स की वो होती है Q अपॉन एप्सिलॉन। ये तो टोटल वैल्यू है, आपको हर साइड पे पूछा है, साइड 6 हैं तो फाई की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है तो 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट हुआ 8.85 × 10⁻⁻12। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अगला है फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि एक क्यूब है, क्यूब में प्लस माइनस चार्ज के 2 डाइपोल हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आपको टोटल आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू पूछिए। तो ध्यान दे, देखो आपको एक चीज़ बताई हुई है कि अगर कहीं पे भी डाइपोल है, कहीं भी डाइपोल है तो डाइपोल के लिए टोटल चार्ज 0 होता है, और अगर टोटल चार्ज 0 है तो टोटल आउटगोइंग फ्लक्स भी 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 0। क्यों? क्योंकि डाइपोल है और डाइपोल के लिए टोटल चार्ज 0, और चार्ज ही अगर 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर 0 ही आएगा। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी डाइपोल अगर आ जाए तो डाइपोल के लिए टोटल चार्ज 0 होगा और फ्लक्स भी 0 होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स वहाँ आएगा उतना ही वहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 2 सिचुएशंस दे रखी थी कि 2 चार्ज हैं, तो 2 डाइपोल हैं, एक डाइपोल तो यूँ है, एक डाइपोल यूँ है, तो सबके लिए टोटल चार्ज की वैल्यू 0 ही होगी, चाहे कितने ही डाइपोल अगर आप ले लें यहाँ पे, क्योंकि जो चार्ज है वो समेशन क्यू लिया जाता है, टोटल वैल्यू ली जाती है उसकी। अगला है बच्चों कि सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दें तो उसकी रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि ये सोप बबल है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जगह चाहिए आने के लिए, और आने के लिए जब जगह चाहिए और ये यहाँ से आपने देखा कि प्रेशर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो धीरे 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 अपना वॉल्यूम ये बढ़ाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है कि त्रिज्या भी इसकी बढ़ेगी, रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज देंगे इस सोप बबल की रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, कम नहीं होगी कभी भी। अगला 6th क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है और स्फीयर में चार्ज है Q और इसका फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको ये पूछा है कि अगर आप स्फीयर की रेडियस को हाफ करें तो फ्लक्स पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ कहीं भी रेडियस नहीं है, चार्ज पर डिपेंड करता है, तो रेडियस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो चाहे आप रेडियस को हाफ करें या डबल करें या कुछ भी करें, रेडियस में चेंज करने के बाद में फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नो चेंज। अगला है 7th क्वेश्चन है
कि एयर में कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इससे जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो बच्चों, आपको Q की वैल्यू दे रखी है 1, तो फाई आ जाएगा 1/ε0। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है 8th क्वेश्चन कि दो कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं और उनकी रेडियस आपको दे रखी है A एंड B, और ये बोला है आपको कि दोनों पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बिल्कुल इक्वल है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होने के बाद में आपको ये पूछा है कि इनकी जो इंटेंसिटीज़ हैं उनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए, इंटेंसिटी का रेशियो होता क्या है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है σ/ε0। इंटेंसिटी E इक्वल्स टू होता है σ/ε। तो फर्स्ट के लिए भी यही आएगा और सेकंड के लिए भी यही आएगा, तो रेशियो करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। ये है उसका आंसर। अगला देखो क्वेश्चन इसी तरह का ही है कि वही स्पेयर हैं, रेडियस A एंड B हैं और इनको चार्ज इक्वल दिया है। पहले चार्ज डेंसिटी थी, अब क्या दे दिया बच्चों, चार्ज इक्वल। तो चार्ज के लिए देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R² की जगह यहाँ तो A² और एक KQ/B²। तो दोनों का जब रेशियो करेंगे तो KQ/A² डिवाइडेड बाई KQ/B²। आंसर आएगा B²/A² या B² रेशियो A²। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 10 कि आपको एक वायर दिया है इनफाइनाइट लेंथ का और उसके जो इंटेंसिटी है उसका 1/r के साथ में जो चेंज है वो पूछा है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो वायर के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इक्वल टू 2k λ/r, या लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और E एंड 1/r में अगर रिलेशन पूछें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ऑप्शन नंबर है C इसका। और अगला क्वेश्चन है 11th। देखिए, आपको क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में जो एंगल बन रहा है वो एंगल सरफेस से बना रखा है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आपको। और यहाँ एंगल लिख रखा है 30 डिग्री और ये एंगल जो है वो सरफेस से बन रहा है। आपको ध्यान इसमें क्या देना है, आपको फ्लक्स पूछा है। तो फ्लक्स देखिए इस फॉर्मूले से तो निकलेगा नहीं क्योंकि फील्ड लाइन है। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लेंगे EdS cos थीटा। तो सबसे पहले E को E लिख लेते हैं। DS मतलब एरिया, इसके लिए एरिया हो जाएगा A² इंटू कॉस थीटा। ध्यान दें कि सरफेस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, पर इस एरिया से एरिया बिल्कुल इसके यूँ है तो 30 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 90 - 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। तो फाइनली फ्लक्स आ जाएगा EA²/2। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के, सारे हो चुके हैं। अब देखिए इसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी सारे। सबसे फर्स्ट है कि E और DS हैं तो वहाँ पर आउटगोइंग फ्लक्स ज़ीरो कब होगा। आउटगोइंग फ्लक्स ज़ीरो होने की सिचुएशन क्या है भाई, आपको E और DS तो दे रखे हैं, ज़ीरो नहीं है दोनों, तो थीटा पे डिपेंड करेगा। कॉस की ज़ीरो वैल्यू कहाँ होती है, 90 डिग्री पे। अगर आप थीटा 90 रखें तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो E और DS है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो वहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, कि जो स्पेयर है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर
उसके कारण जो इंटेंसिटी है वो ज़ीरो कहाँ होती है। अब देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की अगर आप बात करें तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के बाहर ज़ीरो नहीं होता है, सरफेस पर भी ज़ीरो नहीं होता है, अंदर भी ज़ीरो नहीं होता है, और फॉर्मूला आता है KQR/RQ। अब अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यहाँ पर R ज़ीरो हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी ज़ीरो। या फिर ये बात करूं कि ये इनफाइनाइट हो जाए तो भी ये ज़ीरो आ सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो इसके सेंटर पर इंटेंसिटी ज़ीरो होती है और एक इनफाइनाइट पर इंटेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो। दो कंडीशन होती हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, इनफाइनाइट पोजीशन पे इंटेंसिटी ज़ीरो होता है और सेंटर पे भी इंटेंसिटी ज़ीरो ही होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोई कंडक्टर है, उसके पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू और डायरेक्शन पूछिए। देखो फोर्स के फॉर्मूला कल आपने निकाला था, σ²/2ε0, और डायरेक्शन हमेशा बाहर होती है, सरफेस के बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है, अंदर की तरफ डायरेक्शन उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, एनर्जी स्टोरेज कहाँ होगा। भाई देखिए आपको मैंने ये सिचुएशन बताई थी कि जैसे आप चार्ज देंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की सिचुएशन में जो वर्क है वो सारा यहाँ स्टोर हो जाएगा इस वॉल्यूम में। तो वर्क का मतलब यहाँ एनर्जी भी यहीं स्टोर होगी, तो जो सारी की सारी एनर्जी है वो वॉल्यूम में स्टोर हो जाती है, तो इसका आंसर होगा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई स्फीयर है, उसको चार्ज दिया गया है, तो उसके अंदर की तरफ इनसाइड में इंटेंसिटी क्या होगी, अंदर तो इंटेंसिटी ज़ीरो ही होती है। शेल के लिए अंदर इंटेंसिटी ज़ीरो होती है क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर रहता है, अंदर चार्ज ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ कि अगर कूलम्ब्स लॉ में 1/r² की जगह पे 1/r³ हो तो गाउस लॉ ट्रू होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करेगा ये। अगर इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करेगा तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, अगर कहीं कूलम्ब्स लॉ ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो गॉस लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कि अगर आप 1/r² की जगह पे 1/r³ रखें तो गॉस लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, या ट्रू वहाँ पे वो नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोई गाउसियन सरफेस है, वहाँ पर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो फ्लक्स का नेचर क्या होगा। भाई पॉजिटिव नेचर का मतलब क्या होगा, आउटगोइंग फ्लक्स। अगर फ्लक्स आउटगोइंग है तो ही पॉजिटिव होगा, इनकमिंग फ्लक्स तो हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ फ्लक्स होगा आउटगोइंग, निकलने वाला फ्लक्स है, बाहर निकल रहा है फ्लक्स, इसीलिए ही उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ कि अगर कहीं पे फ्लक्स ज़ीरो है तो वहाँ कैसे समझाएंगे आप इसको। ध्यान दें बच्चों, फ्लक्स ज़ीरो कब हो सकता है, जैसे कि मान लो कि ये कोई एरिया है, यहाँ पे 3 फील्ड लाइन आई और तीनों की तीनों यहाँ से बाहर निकल गई, तो जितना फ्लक्स आया उतना ही बाहर निकल गया, अंदर कुछ नहीं बचा, तो टोटल वैल्यू कितनी आई, ज़ीरो। तो आप ये कह सकते हैं या तो ये सिचुएशन है कि इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के इक्वल है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ कोई डाइपोल है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे चार्ज ही नहीं है। ये सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है।
अगला 9th क्वेश्चन है, आपको ये पूछा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट कि किसी सरफेस के लिए अगर नेट चार्ज ज़ीरो है तो वहाँ पर इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। आपको ये पूछा है कि कहीं पर अगर नेट चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या इंटेंसिटी भी ज़ीरो होगी? ऐसा बच्चों ज़रूरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि नेट चार्ज ज़ीरो होने का मतलब है, हो सकता है कि ये प्लस और माइनस एक साथ हों, हो सकता है कि लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रही हो, तो इंटेंसिटी वहाँ पर हर पॉइंट पर ज़ीरो नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं आप कि अगर यहाँ पे चार्ज ज़ीरो है तो फ्लक्स ज़ीरो है, इंटेंसिटी इक्वल नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती है। और लास्ट 10th क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आपको डिफाइन करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, यहाँ अगर आप ए की वैल्यू 1 ले लें तो सिग्मा इक्वल्स टू बचेगा क्यू। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन ए पर यूनिट एरिया इट्स कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें, उनको आप अपने आप करके देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।